हेलो दोस्तों, साध्य आईएएस एकेडमी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं प्रियांशु राज आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि संविधान, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि जहां पर हम देखते हैं कि प्रियम्बल यानी जिसको हम कहते हैं प्रस्तावना यानी उद्देशिका, हमारे संविधान का एक ऐसा भाग है, वो एक ऐसा पार्ट है वो जो कि पूरे संविधान की एक आत्मा कहलाता है, वो पूरे संविधान का एक कुंजी कहलाता है। वो इसका मतलब ये है कि संविधान की सारी पूरी तरह से निचोड़ जिसको आप कहते हैं, पूरा जो उनका एक नेचर है, उनका एम है, ये सब कुछ उसके अंदर कंसिस्ट कर दिया गया है प्रियम्बल के अंदर। यानी इसको कहा जाता है ये संविधान का क्या है, एक कुंजी है, ये संविधान का एक आत्मा है। जैसे हम इनको देखते हैं कि अगर भीमराव अंबेडकर साहब ने, जैसे अगर नाम ले लिया जाए कि भीमराव अंबेडकर साहब ने ही कहा है कि एक संविधान का आत्मा क्या है, तो उसे हम आर्टिकल 32 के अंदर रखेंगे, जिसमें कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात है, वहाँ पर हम इनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अगर कहा जाता है कि संविधान का सिर्फ आत्मा, सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर इनकी बात करते हैं तो वो उद्देशिका कहलाता है। यानी अगर भीमराव अंबेडकर के बारे में अगर उसके नेम लेकर अगर पार्टिकुलरली कहा जाए तो हम उनको आर्टिकल 32 मानते हैं कि वो संविधान का एक आत्मा है। लेकिन अगर किसी का नाम नहीं लिया जाए, डायरेक्ट अगर ये बोला जाए कि संविधान का आत्मा क्या है, तो हम प्रियम्बल के बारे में बोलते हैं, उद्देशिका के बारे में बोलते हैं हम इसको। तो हम आज इसको हम यहाँ पर उनके बारे में हम डिटेल से आज चर्चा करेंगे कि संविधान की उद्देशिका है क्या, इनके बनाने का जो है, यानी जब इसको कुंजी क्यों कहा जाता है, इनको उद्देशिका क्यों कहा गया है, इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें उन्होंने डाला है कि जो इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, इनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। इससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में हम जाते हैं, चाहे वो छोटे लेवल में होता है या हम बड़े लेवल के एग्जाम में जाते हैं, हर जगह इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम संविधान के उद्देश्य का, यानी प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला हम इसमें देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू यानी JL नेहरू, उन्होंने क्या किया था 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने सबसे पहले क्या किया, इस संविधान सभा में इनको जो है पेश किया। इन्होंने सबसे पहले इनको देखा कि संविधान की जो उन्होंने प्रस्तावना को बनाया और इनके बारे में उन्होंने चर्चा किया शुरुआत में, वो क्या 13 दिसंबर 1946 को। उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि संविधान यानी जो बनकर तैयार हुआ, ये जो जिसमें बनकर तैयार हुआ वो हुआ 26 नवंबर 1949 को, यानी 26 नवंबर 1949 को हम इसको क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, इसको इनएक्ट करते हैं। गिव आवर सेल्फ जिसको हम कहते हैं कि आंगीकृत करते हैं, आत्मा अर्पित करते हैं, ये सभी जो है 26 नवंबर 1949 को कहा, मतलब कि किया गया। उस समय ये चीज़ हम यहाँ ध्यान देते हैं कि हमारे संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो वो 26 नवंबर 1949 को हुआ। लेकिन हम इसमें देखते हैं कि जैसे संविधान लागू कब हुआ, तो हम लोग जानते हैं कि 26 जन 1950 को जो है ये लागू हुआ, जिस दिन हम लोग जो रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को, जैसे हम लोग प्रस्तावना में एक हिंदी में पढ़ते भी हैं, 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी 2006, ये जो हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हम अपने संविधान को क्या करते हैं, एडॉप्ट, इनएक्ट, गिव आवर सेल्फ, ये तीन चीज़ें हैं जो हम 26 नवंबर 1949 को हम देखते हैं। देखिए उसमें एक छोटा सा एक और एक पॉइंट आता है जिसमें ये NA पालकी वाला ने उन्होंने क्या कहा कि ये प्रियम्बल क्या है, हमारे ID कार्ड है, यानी संविधान का क्या है, एक ID, उनका पहचान है, एक उनका पहचान पत्र है, इस तरह से उन्होंने कहा। उसके बाद जैसे कि सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे अभी मैंने बताया कि भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हमारे संविधान का आत्मा क्या है, वो आर्टिकल 32। लेकिन अगर हमारे संविधान की आत्मा केवल हम कहते हैं तो वो क्या होता है, हमारा प्रियम्बल, ये संविधान का आत्मा कहलाता है। देखिए ये दोनों पॉइंट पर हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हाँ ये प्रियम्बल, देखिए ये क्या हुआ, ये अमेरिका से लिया गया है, जो हमारी प्रस्तावना है, उद्देशिका है, यानी इनको अमेरिका से लिया गया है। लेकिन इनका जो लैंग्वेज है, यानी इनकी जो भाषा है, वो कहाँ से लिया गया है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि ये प्रस्तावना लिया कहाँ से गया, प्रियम्बल लिया कहाँ से गया है, तो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन इनकी लैंग्वेज कहाँ से लिया गया है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यहाँ पर हम इन चीज़ों को ध्यान देंगे कि बहुत सारे एग्जाम में इसको फैक्ट्स के रूप में पूछे भी जाते हैं। देखिए पहला है सोर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का स्रोत क्या है। तो हमारे संविधान का स्रोत क्या है, वी द पीपल, यानी हम क्या पढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसका मतलब है कि जो भारत के नागरिक हैं, यही संविधान का क्या है, एक
स्रोत है। ये बहुत सारे एग्जाम में इसे पूछे भी जाते हैं। यानी हम क्या देखते हैं कि भारत की जो जनता है, भारत की जो पब्लिक है, यही क्या है, हमारे संविधान का स्रोत है। देखिए दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर नेचर, यानी कहने का मतलब ये नेचर क्या है, इसका स्वरूप क्या है। यानी हमारे जो प्रियम्बल है, संविधान का जो प्रियम्बल है, उनका स्वरूप क्या है, उनका नेचर क्या है। उनके नेचर में हम यहाँ ध्यान देते हैं कि पहला है सॉवरेनिटी, यानी सॉवरेनिटी जिसको आप कहते हैं, प्रभुत्व संपन्न। तो इसका मतलब है कि कोई भी देश प्रभुत्व संपन्न कैसे होता है। जैसे कि इंडिया जिस समय आज़ाद हुआ उस समय क्या हुआ कि इसमें से ये कहा गया कि इंडिया क्या है, एक प्रभुत्व संपन्न होगा, यानी सॉवरेन कंट्री होगा। इसका मतलब ये है कि आप जैसे जानते हैं कि कहा गया कि जो कॉमनवेल्थ नेशन होते हैं, राष्ट्रमंडल देश जो है, इसका कहने का मतलब है कि जितने भी देश पहले ब्रिटेन के ये कॉलोनियल रह चुके थे, तो जो जो उनसे आज़ाद हुआ है सभी उनका क्या होगा, कॉमनवेल्थ का मेंबर होगा। तो इंडिया ने क्या कहा कि हम आपके कॉमनवेल्थ का मेंबर रहेंगे, लेकिन कोई भी डिसीजन अगर हम लेंगे या किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय अगर हम लेते हैं तो मैं खुद लूँगा। यानी हम कहने का मतलब ये है कि हम अपनी सॉवरेनिटी में रहते हैं, यानी हम सॉवरेन कंट्री हैं, हम आपके मेंबर हैं। यानी इंडिया कॉमनवेल्थ का मेंबर है, लेकिन उनके किसी भी चीज़ों को फॉलो करने के लिए, किसी भी उसके कोई नियम को लागू करने के लिए ये बाध्य नहीं है। यानी उसमें किसी भी चीज़ों में साइन करने के लिए ये बाध्य नहीं है, लेकिन उसका मेंबर ये है। तो हम क्या देखते हैं कि सॉवरेन कंट्री वो होता है कि जो अपना डिसीजन या कोई भी मैटर हो उस चीज़ों को खुद सॉल्व करता है, कोई भी मतलब कि जो है डिसीजन वो खुद लेता है, तो उसको हम कहेंगे वो सॉवरेन। तो इंडिया क्या है, एक सॉवरेन कंट्री है। दूसरा देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है, जिसको हम कहते हैं सोशलिस्ट। देखिए इंडिया में क्या है, समाजवाद, जिसको समाजवादी बात कहते हैं, समाजवाद। तो समाज यानी सोशलिस्ट। देखिए अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करते हैं, जैसे इंग्लैंड हो गया, यूरोप के और सारी कंट्रीज़ हो गए, तो वहाँ के बारे में, और हम ईस्टर्न की बात करते हैं यानी इंडिया में, तो इंडिया का सोशलिस्ट यानी सोशलिज्म और वेस्टर्न कंट्रीज़ का सोशलिज्म, ये दोनों में बहुत सारे डिफरेंस हैं। जैसे देखिए इंडिया में सोशलिज्म की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ का सोशलिज्म का मतलब ये होता है कि हम किसी वर्ग संघर्ष की बात नहीं करते हैं। यानी किसी तरह जैसे वर्ग संघर्ष होता है, जैसे कि क्लास जो डिस्टर्बेंस होता है, जैसे आपस में वो मतलब कहा जाता है कि जो नीचे तबके के लोग हैं ये अपना अधिकार जो है वो लड़ कर लेंगे। इंडिया में इस तरह का कुछ नहीं है। इंडिया में क्या कहा गया है कि इंडिया में है कि गरीब और अमीर सबके बीच समानता की बात बताया उन्होंने, एक समाजवाद की बात यहाँ पर कहा है। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न ये दोनों के समाजवाद में बहुत अंतर है। देखिए अगला है सेकुलरिज्म, जिसको आप कहते हैं पंथ निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्ष की बात जैसे आप करते हैं। तो क्या है ये सेकुलर, इंडिया क्या है, एक सेकुलर कंट्री है। इसका मतलब ये है, देखिए बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, इसका एक लाइन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कही जाए तो राज्यों का कोई धर्म नहीं, यानी भारत का कोई भी धर्म नहीं है, एक पार्टिकुलरली कोई इसका धर्म नहीं है। ये सभी धर्मों को क्या करता है, अपने के अंदर कंसिस्ट करके रखा है। एक साथ बहुत सारे धर्मों के लोग यहाँ पर रह सकते हैं, कोई एक आदमी का कोई एक धर्म नहीं है। तो सेकुलर का मतलब ये है कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यानी कहने का मतलब है इंडिया का कोई भी धर्म नहीं है। तो अगला देखिए यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब देखिए हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि भारत जैसे हमारे यहाँ का जो हमारे ऊपर शासन करने वाले हैं, जो हमारे रूलर होंगे, उसको क्या कहते हैं, यहाँ की जनता उसको इलेक्ट करती है, यानी जनता उनको वोट डालकर फिर उनको चुनती है। तो इसका मतलब है क्या है, हमारे यहाँ के लोकतंत्र हैं, जनता का शासन है, यहाँ कोई राजतंत्र नहीं है। जैसे वेस्टर्न में हम बहुत दिन पहले की बात करते हैं, जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं उस समय जब था, तो उस तरह का इंडिया में नहीं है। इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। कहने का मतलब है कि जनता जो है वो खुद अपने शासन करने वालों का चयन करती है, उनका जो है चुनाव करती है, उनको वो जो है इलेक्ट करती हैं। यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को हम इसके अंदर देख सकते हैं। देखिए ये सभी क्या है, नेचर है। ये सभी जो है हमारे जो प्रियम्बल है उनका एक नेचर है। देखिए अगला पॉइंट की बात अगर हम करते हैं, ये है एम, यानी जिसको हम कहते हैं कि हमारे प्रियम्बल का एम क्या है, उनका उद्देश्य क्या है। देखिए यहाँ पर उद्देश्य का मतलब ये है, देखिए पहला पॉइंट देखते हैं जस्टिस, यानी न्याय की बात करते हैं हम यहाँ। देखिए न्याय किस किस टाइप का न्याय, अगर किसी इंसान को न्याय मिलता है, जैसे इंडिया में हम देखते हैं कि बहुत से, जैसे कि लोग कहते हैं कि हमें न्याय लोगों को मिलना चाहिए, यानी किस किस तरह का न्याय लोगों को मिलना चाहिए, न्याय का मतलब क्या हुआ। देखिए इसका मतलब ये है, अगर हम सबसे पहला देखते हैं यहाँ पर, तो इसको कहते हैं सोशल जस्टिस।
देखिए सोशल जस्टिस का मतलब ये है कि सामाजिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जिसकी बात करते हैं। देखिए पहला सोशल जस्टिस, तो सोशल जस्टिस का मतलब ये होता है कि समाज में अगर हम क्या देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ मैंने सोशलिज्म यानी सोशलिस्ट की बात मैंने यहाँ पर बताया। यहाँ पर क्या है कि समाज में एक समानता की बात करते हैं, वर्ग संघर्ष की बात इंडिया में नहीं होता जैसा वेस्टर्न में होता है। यहाँ सोशल जस्टिस यानी कहने का मतलब है कि समाज में जितने भी मतलब कि ऊंचे नीचे हो गया, कुछ अमीर और गरीब की बात होती है, तो हम क्या देखते हैं कि जैसे कुछ उच्च कुल के लोग होते हैं, कुछ नीचे कुल के लोग होते हैं, सबकी अलग अलग कम्युनिटी होती है, तो उनके बीच में उनकी समानता होनी चाहिए। यानी जो ऊंचे कुल के लोग होते हैं, जो नीचे कुल के लोग होते हैं, इन दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। किसी प्रकार का किसी में मतलब कि जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो हम इसमें देखते हैं सोशल जस्टिस, क्योंकि समाज में अभी भी बहुत सारे तरह की चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखते हैं, चाहे हम साउथ इंडिया के बारे में न्यूज़ पढ़ते हैं या नॉर्थ इंडिया के बारे में भी बहुत सारे हम ऐसे न्यूज़ पढ़ते हैं कि जो नीचे तबके के लोग होते हैं उनको मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है, या जो है किसी तरह के उनके साथ समाज में जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। तो इस तरह की बात अगर हम लोग देखते हैं तो वो है सोशल इनइक्वालिटी। तो हम यहाँ पर सरकार ने यानी हमारे संविधान में ये बातें कही गई है कि सभी लोगों को क्या होना चाहिए, सोशल जस्टिस मिलना चाहिए। दूसरा देखिए इसमें कहा जाता है इकोनॉमिकल यानी इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ये है, देखिए इंडिया में क्या होता है, हम ये नहीं कहते हैं कि अमीरों को अमीरों से लेकर हम गरीबों में बांटेंगे, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हम गरीब को ही एक ऐसा मतलब ऊंचा उठाने की कोशिश करेंगे, उनको चाहे वो इकोनॉमिकल सपोर्ट हो गया, जिस तरह की सरकार अपनी डिफरेंट टाइप के पॉलिसीज़ उसके जो है ढेर सारे प्रोग्राम्स और ढेर सारी स्कीम्स योजना बनाती है ताकि गरीब लोगों को उनको फ़ायदा हो और समाज में वो अपना लेवल को ऊंचा कर सके और समाज में अपने जीवन के तौर तरीके को वो बदल सकें। तो ये चीज़ें हम देखते हैं इकोनॉमिक जस्टिस के रूप में। जैसे सरकार अभी देखते हैं कि जैसे मनरेगा के तहत हो गया, उसके बाद पीडीएस सिस्टम के तहत हो गया, उसके डीबीटी योजना के तहत जो है सरकार जो है गरीब लोगों को पैसा देती है, उनको जो है राशन देती है, ताकि वो क्या हो कि समाज में हमेशा अपना स्टेटस को वो मेंटेन करके रखे और जो ऊँचे कुल के लोग हैं उनके बराबरी में वो आ सके। ये नहीं अमीरों से लेकर हम गरीबों को देंगे, नहीं, गरीबों को वो आर्थिक सहायता देकर उनको इकोनॉमिक रूप से उसको ऊपर उठाकर समाज में सबके बराबर में उनको लाया जाता है। इस तरह के इकोनॉमिक जस्टिस की बात हमारे प्रियम्बल में कही गई है। तीसरा है पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं। देखिए पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ये होता है कि जैसे देखिए अभी मेल और फीमेल यानी अगर औरत और मर्द की बात करते हैं तो इसमें क्या है, महिलाओं को भी अधिकार मिला है कि आप जो है पॉलिटिकल रूप से ऊंचा उठिए। यानी उनको भी सरकार क्या करे 50% आरक्षण दे दिया है कि आप भी जो है समाज मतलब कि जो है पॉलिटिकल रूप से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सके, जो देश का डिसीजन मेकिंग है उसमें आप सपोर्ट कर सके। इस तरह से बातें कही गई है। कहने का मतलब है कि मेल और फीमेल दोनों के बीच समानता की बात वो करते हैं कि फीमेल भी जो है वो समाज में ऊँचा उठ सके और समाज में देश के होने वाले किसी भी निर्णय में, देश के द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय में महिलाओं की भी भागीदारी हो। तो इस तरह से वो करते हैं। हालांकि अब जो है हर एक एरिया में अगर हम देखते हैं तो महिलाओं की स्थिति मजबूत होते जा रही है, वैसे पॉलिटिक्स में भी महिलाओं की स्थिति मजबूत होती जा रही है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, देखिए कभी कभी एग्जाम में आपको घुमा देगा कि जैसे सोशल हो गया, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल 3 है, इसमें आपको रिलीजियस जस्टिस के बारे में भी बोल देगा, लेकिन नहीं, रिलीजियस जस्टिस के बारे में हमारे प्रियम्बल में लिखा नहीं गया है। तो हमको केवल याद रखना सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ये 3 तरह की जस्टिस की बात कही गई है। देखिए अगला है लिबर्टी। यानी लिबर्टी का मतलब क्या, लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको एक लिबर्टी दे दिया आप दूसरे के घर पे पत्थर फेंके, नहीं। लिबर्टी का मतलब ये होता है कि आप अपने डिग्निटी को बनाए रखने के लिए यानी समाज में अपने आप को सरवाइव करने के लिए आपको स्वतंत्रता मिला है। आप स्वतंत्र मतलब लिबर्टी है आपको, आप स्वतंत्र हैं ताकि अपने किसी भी चीज़ों में अपने आप को दबा कुचला महसूस नहीं करें आप। यानी समाज में आप जो है एक ऊंचा अपने लेवल को बना कर रख सके, अपनी जो है अपनी डिग्निटी के साथ आप जीने की क्षमता क्रिएट कर सकें, ये आपको लिबर्टी दिया गया है। ये नहीं लिबर्टी है कि हम दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित कर देंगे, उसमें ऑब्स्टेकल क्रिएट करेंगे और खुद हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। तो इस लिबर्टी की बात भी हमारे प्रियम्बल में कहा गया है कि जो एक एम के रूप में जाना जाता है। देखिए इक्वालिटी, हम देखिए इस इक्वालिटी को हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट में भी, उसको ठीक ढंग से पढ़ेंगे। आर्टिकल 14 to 18 में जो दिया गया है उनको हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे।
देखिए इक्वलिटी का मतलब ये है कि समाज में जैसे देखते हैं कि अमीर लोग होता है, समाज में जैसे गरीब लोग होता है, या अब कानून के समक्ष जो है समानता की बात जैसे हम करते हैं कि लोगों को कैसी समानता मिलनी चाहिए और किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, और हम एक जो है बंधुत्व के रूप में सब एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, यानी उसमें समानता होनी चाहिए। उस इक्वालिटी की बात जो है इसमें प्रियम्बल में कहा गया है। देखिए अगला क्या है, डिग्निटी ऑफ पीपल। देखिए कहने का मतलब ये है, डिग्निटी मीन्स समझिए यहाँ पर क्या है। कहने का मतलब अगर ये एक हाईली एजुकेटेड पर्सन है, अगर वो कुछ ऐसा काम कर रहा है जो उनके गरिमा के खिलाफ जा रहा है, तो यहाँ पर कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अपनी गरिमा को खोकर वो काम नहीं कर सकता है कि जिस लेवल का वो इंसान है। यानी कहने का जो इंसान की डिग्निटी है, यानी डिग्निटी ऑफ पीपल, आप अपनी गरिमा को बना कर रख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास नहीं है उतने रिसोर्सेज, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस की बात जो कहा गया है, इसका मतलब है इस जस्टिस में आप अपने आप को सर्वाइव करेंगे और अपने आप को समाज में एक डिग्निटी के साथ जीने का अपना तरीका ढूंढेंगे। ये चीज़ यहाँ पर कहा गया कि आप अपनी डिग्निटी से गिर नहीं सकते हैं, यानी इंसान को डिग्निटी से गिराया नहीं जा सकता है। तो इनके बारे में प्रियम्बल में कहा गया। अगला है इंटीग्रिटी। देखिए अगर हम इंटीग्रिटी की जो बात बताएं, देश की अखंडता जिसको आप कहते हैं, कहा जाता है ना कि जैसे हम देखते हैं कि अगर हम पिछले वीडियो में मैंने बताया था फेडरल सिस्टम, जिसको संघवाद कहते हैं। देखिए फेडरल सिस्टम का मतलब ये होता है कि मतलब सेंट्रल और स्टेट की बात अगर हम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का जो कॉम्बिनेशन है, कहने का मतलब है कि आप कोई भी काम अगर करते हैं, किसी भी तरह का अगर कोई काम करते हैं, तो उसमें हमारे देश की अखंडता जो है वो बनी रहे, यानी किसी प्रकार की हमारे देश की एकता पर कोई इफेक्ट न पड़े, यानी अखंडता को आपको बनाए रखने की बात है। इसी के तहत सरकार क्या करती है, जैसे मान लिए कोई मतलब कि समाज में ऐसे भी असामाजिक तत्व होते हैं जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो देश को जो है वो बिगाड़ने की बात करते हैं, हमारे समाज में जो है वो उपद्रव फैलाने के काम करते हैं, किसी प्रकार का ऑब्स्टिकल क्रिएट करने की बात करते हैं। तो इस तरह की जो भी बातें होती हैं वो सभी इंटीग्रिटी के अंदर है। सरकार क्या कहेगी, देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। इससे जनता को भी प्रेरित करती है कि आप भी क्या करें, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें। देखिए अगला है फ्रेटर्निटी, यानी बंधुत्व जिसको कहते हैं। कहा भी गया है कि हमें एक दूसरे के साथ क्या है, भाईचारे के साथ रहना चाहिए, बंधुत्व के साथ रहना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ कैसा, देखिए जब भी बंधुत्व की बात आती है, ये सारे एक दूसरे से लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ पीपल, ये सभी चीज़ एक दूसरे के साथ इंटरलिंकेज हैं। तभी जाकर हम फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, यानी बंधुत्व की बात करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे प्रियम्बल में ये बातें कही गई हैं कि मतलब कि हमको एक मतलब कि जो फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व के साथ एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। देखिए ये कुछ ऐसे चीज़ें था, एक सिंपल सा, जो प्रियम्बल के अंदर ये बातें इतनी सी कही गई थी। देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, पहला तो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये तीनों दे देंगे, इसमें से आपको एक रिलीजियस जस्टिस डाल देंगे, जो कि रिलीजियस जस्टिस के अंदर नहीं है। देखिए अगला इसमें हम देखते हैं, जैसे ये सॉवरेनिटी, यहाँ पर भी आपसे पूछा जाता है कि सॉवरेनिटी का मतलब क्या। तो सॉवरेनिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी देश अगर निर्णय ले सकता है, वो अपना खुद निर्णय ले सकता है। जैसे कॉमनवेल्थ का मेंबर इंडिया है, लेकिन उनके किसी भी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए ये बाध्य नहीं है, ये अपना कोई भी डिसीजन खुद ले सकता है। तो उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे उस तरह से, जैसे मान लीजिए सोशलिस्ट की बात मैंने बताया, सेकुलरिज्म की बात मैंने बताया कि सेकुलरिज्म में कहा गया कि देश का कोई भी एक धर्म नहीं है, सभी धर्मों को ये मिलाकर चलते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखिए इसके बारे में, देखिए इसमें से क्या कहा गया, एक इसमें जो है डिबेट आता है, 1960 में एक डिबेट आया जो है बेरूबारी यूनियन डिबेट जिसको कहते हैं। तो बेरूबारी यूनियन डिबेट 1960 में आया। इन्होंने कहा कि ये प्रियम्बल जो है यानी उद्देशिका जो है संविधान का भाग नहीं है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इसका पार्ट नहीं है। इसका मतलब इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है, यानी किसी प्रकार का इसमें अमेंडमेंट आप नहीं कर सकते हैं। तो ये 1960 में ये डिबेट आया था। अगला है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये 1973। देखिए ये डेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप छोटे लेवल के एग्जाम होता है कोई, तो उसमें इसका डेट पूछा जाता है ये। और दूसरा ये देखिए केशवानंद भारती जो केस था, ये मतलब कि जो है स्टेट ऑफ केरला के वर्सेस में, इसमें कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया। यानी इन्होंने कहा कि उद्देशिका यानी जो प्रियम्बल है ये संविधान का पार्ट है,
इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता है। इस तरह की बातें इसमें कहा गया है केशवानंद भारती में। याद रखें, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कहाँ बताया गया, वो केशवानंद भारती वाले केस में इसको बताया गया 1973। ये डेट भी आप याद रखेंगे। अगला है, देखिए उस समय ये 73 की बात है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन का, ये 1976 की बात है। देखिए जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो उस समय हम क्या देखेंगे, जब हम आगे वीडियो बनाएंगे उसमें हम देखेंगे कि 1975 में जो इमरजेंसी लागू हुआ, यानी 1975 में जो इमरजेंसी हुआ, उस समय का जो मैटर था, उस समय का जो इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट था, उस समय मतलब किस तरह के जो है हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में जो है उथल पुथल हो रहा था, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। हम केवल यहाँ इतना देखेंगे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किया गया, एक ही बार ये मतलब कि जो संशोधन हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी, ये 3 चीज़ें आप याद रखेंगे। ये 3 चीज़ों को जोड़ा गया। देखिए सोशलिज्म जो मैंने यहाँ पर चर्चा किया है, अगला सेकुलर भी यहाँ मैंने चर्चा किया है, इंटीग्रिटी, यानी ये इंटीग्रिटी जो है ये क्या है, अखंडता, देश की अखंडता को बनाए रखना। तो कहने का मतलब है ये 3 चीज़ें जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 जब किया गया, उसमें इन 3 चीज़ों को जोड़ा गया। तो हमने क्या देखा कि एक सिंपल तौर पे मैंने इन चीज़ों को देखा, इसमें ज़्यादा कोई चीज़ ऐसा नहीं देखा कि जो हमारे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इससे बहुत सारे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो या किसी तरह का अगर कोई डिबेट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, उसका मैं आंसर दूंगा। थैंक यू।